अस्सलामुअलैकुम बेटा। जी बेटे, आवाज़ आपको क्लियर है? ओके जी, वेरी गुड। ओके बेटे, लास्ट टाइम हम लोगों ने अपने जो बायोएनर्जेटिक्स के यूनिट को शुरू किया था, उसमें से बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में ऑब्जर्व कर लिया था। तो कहाँ तक किया था, ज़रा उसको एक दफ़ा जल्दी से ले आते हैं। हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी? हमने कैरोटेनॉइड्स, हमने क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर्स, फोटोसिंथेसिस के हवाले से थोड़ी सी डिटेल देखी थी। और आज हमारा जो लेक्चर शुरू होगा वो इस पॉइंट से होगा। मैं उस पर ले आता हूं ताकि आप भी कनेक्ट कर सकें अपने नोट्स को वहां से। जी, मैं कोशिश किया करूंगा कि ये ना स्लाइड्स भी आपके साथ ग्रुप के अंदर ना तमाम सब्जेक्ट्स की शेयर कर दिया करूं ताकि आपके नोट्स वगैरह जो है ना वो बन जाएं। ओके जी। सो बेटे, हमने यहां तक चीजों को कवर किया था जिसमें हमने ये चीज कवर की थी कि फोटोसिंथेसिस जो है, जो कि आपके पास प्रोसेस है फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोएनर्जेटिक्स। तो बेटा, ये जो फोटोसिंथेसिस है ये बेसिकली कितनी फेजेस में होने वाला रिएक्शन है? कितनी फेजेस में होता है? 2 फेजेस में होता है। एक को हमने क्या कहा था? लाइट रिएक्शन, और इन अदर वर्ड दैट इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ना 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 ना, इसको नहीं कहते डार्क रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इसी को कहते हैं। इसके लिए एक और लफ्ज भी हम यूज करते हैं, दैट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक हो गया जी। जो इसमें आपको एक चीज रिकॉल करवा दूं कि बेटा, जो लाइट रिएक्शन होता है ये आपको मैंने बताया था कहां पर होता है, ग्रेना, या इसमें आप लोगों को और भी प्रिसाइज अगर करना है तो वो थैलाकॉइड के अंदर होता है। जबकि दूसरा जो इसका फेज है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज डार्क रिएक्शन। और बेटे, जो डार्क रिएक्शन है ये बेसिकली इसके लिए एक और लफ्ज भी बोलते हैं, दैट इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। और बेटा, जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है इसके हवाले से हमने एक और लफ्ज भी पढ़ा हुआ है, इसको हम केल्विन साइकिल कहते हैं। ठीक है बेटा। और ये कहां पर होता है, इसकी साइट क्या है, दैट इज बेटा स्ट्रोमा। ये कहां पर होता है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। और इसी रिएक्शन के लिए जितने भी अवेलेबल एंजाइम्स हैं वो भी कहां पर मौजूद होते हैं, आपके स्ट्रोमा के अंदर ही मौजूद होते हैं। जबकि लाइट रिएक्शन, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया कि दैट इज मोर प्रीसाइजली कहां पर हो रहा है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में हो रहा है। और इसकी रीजन भी आपको पता है कि यहां पर क्या मौजूद होते हैं, इस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर क्या चीज लोकेटेड होती है, फोटोसिस्टम्स होते हैं। क्या मौजूद होते हैं, फोटोसिस्टम होते हैं। और फोटोसिस्टम की भी आपको पता है, फर्दर हमने 2 चीजें बताई थी कि इसमें लाइट गैदरिंग पिगमेंट्स होते हैं जो कि एंटीना कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं, एंड द अदर थिंग इज द रिएक्शन सेंटर। हर फोटो सिस्टम के अंदर हमें ये 2 चीजें मिलेंगी। एक को हम क्या कहते हैं, एंड द अदर थिंग इज रिएक्शन सेंटर। ठीक है। एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है, देखो सीक्वेंस बनाया करो। यहां पर क्या मौजूद होते हैं, पिगमेंट्स, लाइट गैदरिंग पिगमेंट्स हैं। और इनमें जो आपके पास पिगमेंट्स हैं उनको हम कैरोटेनॉइड्स वगैरह कहते हैं। जो रिएक्शन सेंटर होता है इसके अंदर आपके पास मेनली जो पिगमेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल ए।
जिसको ऑक्सीडाइज किया जाता है बाय द एनर्जी जो ये पिगमेंट यहां पर चैनलाइज करते हैं। चैनलाइज का मतलब होता है शिफ्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको एक चीज क्लियर कर दी थी। फोटो सिस्टम्स जो होते हैं ये आपके पास कितनी टाइप्स के थे? फोटो सिस्टम्स की बेटा दो टाइप्स थी। फोटो सिस्टम्स की दो टाइप्स होती हैं। द वन इज फोटो सिस्टम टाइप 1 एंड द अदर इज फोटो सिस्टम 2। इनका नाम 1 और 2 क्यों रखा गया है? क्योंकि जो फोटो सिस्टम 1 था ये फोटो सिस्टम 2 से पहले डिस्कवर हुआ था, ठीक है ना, इसलिए मैंने उसमें पॉइंट मेंशन कर दिया डिस्कवर्ड अर्लियर। और जो फोटो सिस्टम 2 है उसका नंबर 2 इसलिए क्योंकि वो इसके बाद डिस्कवर हुआ था। जो फोटो सिस्टम 1 है इसके बाद हम लोगों ने यहां पर एक चीज याद रखनी है कि जो नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन है या साइक्लिक फास्फोराइलेशन है इसके कॉन्सेप्ट को अब लेकर आना है। जो आपके पास फोटो सिस्टम 1 होता है ये हमेशा कौन से ही फास्फोराइलेशन में इन्वॉल्व होता है? नॉन साइक्लिक। एज वेल एज किस में होगा? साइक्लिक में भी होगा। कि होगा कि नहीं होगा भी फोटो सिस्टम 1? दोनों में होगा। जबकि फोटो सिस्टम 2 जो होता है इसके हवाले से भी याद रखिएगा ये इन्वॉल्व होगा बोथ, नहीं सॉरी बेटा, फोटो सिस्टम 1 जो होता है, एक्सट्रीमली सॉरी मैंने इसके ऊपर ना स्लाइड के ऊपर वो दो सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक में होता है। शाबाश। फोटो सिस्टम 1 सिर्फ किस में होता है? साइक्लिक फास्फोराइलेशन में। प्यारे बच्चों प्लीज इस चीज को जरा फोकस होकर सुनिएगा। साइक्लिक फास्फोराइलेशन में सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है। चलें इस पॉइंट को अब याद रख लीजिएगा, ठीक है। जबकि नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन में, शाबाश, टाइपो मिस्टेक हो गई थी उससे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी आपके लिए भी। सो नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन में बोथ फोटो सिस्टम्स होते हैं। चलें इसको मैंने इसलिए लिख दिया ताकि अब आप इसको याद रखें। ठीक हो गया बेटा जी। अच्छा जी, फोटो सिस्टम 1 जो होता है हम उसको P700 भी कहते हैं। और इसको P700 क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 700 वेवलेंथ की जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है। और जो 680 होता है उसको, सॉरी, फोटो सिस्टम 2 जो है उसको P680 कहते हैं। एंड द रीजन इज कि ये कौन सी वेवलेंथ की लाइट को बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब कर रहा है? 680 नैनोमीटर वाली। ओके जी। नेक्स्ट बेटा जी, आपके पास जब भी नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन होगी, जब भी नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन होगी, आपने याद रखना है उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से फोटो सिस्टम है। मैं फिर से इधर मेंशन कर रहा हूं, फोटो सिस्टम 1 भी है और फोटो सिस्टम 2 भी। और इसकी जो प्रोडक्ट है, इसकी जो प्रोडक्ट है नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन की, एक तो इसमें एटीपी बनेगा और दूसरा एनर्जी मॉलिक्यूल कौन सा बनेगा? NADPH। ठीक है, हमेशा याद रखना जो एटीपी होता है इसके अंदर कौन सी पावर होती है? आपके लिए मैंने इस असिमिलेटरी पावर। और NADPH के अंदर कौन सी पावर होती है? शाबाश, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, जो आपके पास साइक्लिक फास्फोराइलेशन है, ये आपने एक चीज याद रखनी है हमेशा कि बेटा साइक्लिक फास्फोराइलेशन कोई डोमिनेंट प्रोसेस नहीं है। असल में जो डोमिनेंट प्रोसेस है जो प्लांट में हो रहा है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड NADPH, वो कौन सा होता है बेटा? दैट इज नॉन साइक्लिक। क्लियर है जी? ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त होगा, साइक्लिक फास्फोराइलेशन पर शिफ्ट उस वक्त होगा जब प्लांट के अंदर पहले से क्या चीज बहुत ज्यादा हो?
NADPH का लेवल राइज हो चुका हो, अगर NADPH का लेवल पहले ही ज्यादा है तो अब इसकी जरूरत नहीं है मजीद बनाने की, इसलिए प्लांट एक छोटे से साइकिल के जरिए से, एक छोटे से शॉर्ट साइकिल के जरिए से, जिसको हम क्या कह रहे हैं, साइक्लिक फास्फोराइलेशन, सिर्फ और सिर्फ क्या चीज पैदा करता है, सिर्फ और सिर्फ क्या चीज बनाता है, ATP बनाता है। ये आपने जी बेटा बिल्कुल शाबाश, आप लोग आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया बेटा। यहां पर और क्या क्या डिफरेंस मेरी बेटी आपने याद रखना है, जो कि आपकी बुक में इस तरह क्लियरली मेंशन नहीं किए हुए। लाइक साइक्लिक फास्फोराइलेशन के अंदर नो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, इसमें स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ही नहीं होगी। तो बेटा जब इसमें स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ही नहीं होगी तो यहां पर ऑक्सीजन रिलीज भी नहीं होगी, ठीक है, और जरूरत भी नहीं है इसको स्प्लिटिंग करने की। और उसकी रीजन ये है कि क्योंकि ये साइक्लिक वे में इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहे हैं, तो जो गे वो हाई स्टेट से वापस जब ग्राउंड पर आएंगे तो उसी होल को या उसी डेफिशिएंसी को उस फोटो सिस्टम में पूरा कर देते हैं, ठीक है बेटा। ये पॉइंट याद रखना, नो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर किस रिएक्शन में नहीं होती, साइक्लिक में। ओके जी, अच्छा जी, मैंने जैसे कि बता दिया बेटा कि ये जो सबसे डोमिनेंट वे है फोटोफॉस्फोराइलेशन का, भाई फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब तो समझते हो ना क्या होता है, लाइट की प्रेजेंस में फास्फोराइलेशन करना, किसकी फास्फोराइलेशन करना, ADP की, और बनाना क्या, ATP बनाना, ठीक है। तो इसमें जो डोमिनेंट तरीका है उसको हम क्या कहते हैं, नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन, जिसमें इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो बेटा नॉन साइक्लिक वे में होगा। और कितने फोटो सिस्टम इस डायग्राम में आपको क्लियरली नजर आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो मेरा ये पॉइंट क्लियर हो गया ना, अब आपको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक है फोटो सिस्टम 2 और एक है फोटो सिस्टम 1। जो फोटो सिस्टम 2 है इसके ऊपर भी लाइट पड़ेगी और फोटो सिस्टम 1 पर भी लाइट पड़ेगी। जब इन पर लाइट पड़ेगी तो बेटा यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, और वो किस में से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, आपने याद रखना है कि बेटा फोटो सिस्टम में मैंने एक चीज मेंशन की ना, क्या होता है, रिएक्शन सेंटर, और उसमें मेन पिगमेंट होता है जिसका नाम क्या होता है, क्लोरोफिल A। हमेशा याद रखना जब भी लाइट पड़ेगी तो क्लोरोफिल A ही ऑक्सीडाइज होगा। जब भी किसी में से इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं बेटा, ठीक है। अब यहां से देखो कितने इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर गए हैं, 2 है। तो बेटा आपने एक चीज याद रखना है कि यहां पर एक अक्सर इंटरेस्टिंग पॉइंट पूछा जाता है कि भी बताएं एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए कितने फोटोन की जरूरत होती है। तो याद रखना 1 फोटोन फॉर 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन, और यहां पर 2 फोटोन होंगे तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर पा रहे होंगे, 2 को। तो यहां पर कितने फोटॉन्स हैं जिन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, 2 को। अच्छा, यहां पर 2 ही क्यों मेंशन कर रहे हैं इस साइकिल में, कोई बताएगा? ये टेक्निकल पॉइंट है, यही है एंट्री टेस्ट कि इन पॉइंट्स को समझना है। क्यों 2 कर रहे हैं हम, एक ही फोटोन वाले के साथ इस रिएक्शन को अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर लेते? बेटा यहां पर एंड पर देखो, यहां पर जो NADP की रिडक्शन करनी है ताकि क्या बन जाए, NADPH बन जाए, तो उसको पूरा करने के लिए बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। अगर यहां पर हम 1 इलेक्ट्रॉन को यूज करेंगे तो फिर वो NADPH का जो प्रोसेस है वो पूरा ही नहीं होगा। क्लियर है? इसको कहीं पर लिख कर रख लो
कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन की क्यों जरूरत है? बिकॉज यहां पर NADP की क्या करनी है? NADP की क्या करनी है? रिडक्शन करनी है। उस रिडक्शन को करने के लिए, ताकि NADPH बन जाए, हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। चलें जी, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे पहला स्टेप नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन में क्या है? ना ना ना, शाबाश बेटे, याद रखना, सबसे पहला स्टेप है एक्साइटेशन, फोटो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फोटो सिस्टम टू, आपके पास सबसे पहले हो रही है फोटो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटे पहला स्टेप, बी सीरियस बेटे, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे और वो इलेक्ट्रॉन जब चले गए, तो ये देखो ना, पहला स्टेप यहां पर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का है। ये पॉइंट्स याद रखने हैं जहां से एमसीक्यू तुम्हारे बनने हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जब ऊपर गए तो यहां पर अब क्या क्रिएट हो गया? एक होल क्रिएट हो गया, या डेफिशिएंसी हो गई, या इन अदर वर्ड आप कह सकते हैं क्लोरोफिल ए की ऑक्सीडेशन हो गई, वो ऑक्सीडाइज हो गया। अब उसको पूरा करने के लिए यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है जिसको फोटोलिसिस कहते हैं, और बाज लोग इसको जरा और अंदाज में पढ़ते हैं, फोटोलाइसिस भी कह सकते हैं। यहां पर जब आपके पास स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगी, तो रिमेंबर दिस पॉइंट कि यहां पर ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? 2 चीजों की प्रेजेंस में हो रहा है, लाइट एज वेल एज एंजाइम। और ये एंजाइम लोकेटेड होता है इनसाइड की तरफ, ल्यूमन की तरफ, जो थैलाकॉइड की ल्यूमन होती है ना, उसकी तरफ, अंदर की तरफ ये मौजूद होता है। अब यहां पर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुई, पानी की स्प्लिटिंग से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले, उन 2 इलेक्ट्रॉन ने यहां पर उस डेफिशिएंसी को क्या कर दिया? पूरा कर दिया। सो तो पहला स्टेप क्या हुआ? एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इन अदर वर्ड आप कह सकते हैं द क्लोरोफिल ए इज ऑक्सीडाइज्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ताकि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहां पर पूरा कर दिया जाए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर गए हैं, इसको रिसीव किसने कर लिया था? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने। अब वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है, वो यहां से इलेक्ट्रॉन्स को आगे शिफ्ट कर रहा है एक किस चीज के पास? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। यहां पर ये तीसरा स्टेप है। यहां पर ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट की तरफ आएंगे, और आप जानते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट की तरफ आ रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं? एनर्जी को रिलीज करते हैं, और वो एनर्जी जाया नहीं जाएगी, एनर्जी सिस्टम में जाया नहीं होती। इस पॉइंट को बोलो जरा, एनर्जी सिस्टम्स में जाया नहीं होती, वो यूटिलाइज होगी। कैसे होगी? यहां पर देख रहे हो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से किसके पास गया? प्लास्टोक्विनोन के पास, दैट इज अ प्रोटीन जिसने यहां से इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया। फिर उसके बाद किसके पास गया? एक पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स है, एक पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स है, और वो क्या है? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, आपके लेवल पर इसको इसी तरह याद रखना है। वैसे तो इसके अलग अलग से नाम भी हैं, लेकिन क्योंकि आपकी बुक में इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है बाय द नेम ऑफ साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, आपने याद रखना है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फिर सबसे लोअर स्टेट पर यहां पर कौन होता है? प्लास्टोसायनिन। ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है। एक चीज जरा समझो, ये जो पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ना, ये एक प्रोसेस को शो कर रही है, बल्कि पीछे से भी यही प्रोसेस शुरू हो रहा है, दैट इज कपल्ड रिएक्शन। कपल्ड रिएक्शन का मतलब क्या है? यहां पर 2 चीजें साथ साथ चल रही हैं, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। ये पूरे का पूरा आपको बताया था, फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अब जरा यहां पर देखो, अप्लाई हो रही है वो चीज। जैसे क्लोरोफिल ए यहां पर क्या हुआ था? ऑक्सीडाइज। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे, किसके पास गए? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। उसने इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया, तो जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है उसकी क्या हो जाती है? ओके। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी पूरा यही प्रोसेस हो रहा है। प्लास्टोक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया, उसकी क्या हो गई? रिडक्शन। उसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो उसकी क्या हो गई? सो ये पूरे के अंदर यही प्रोसेस चल रहा है।
सो इवेंचुअली जब यहां से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से किसके पास जाएगा, प्लास्टोसायानिन के पास, तो यहां पर एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी जो है वो मैंने बोला सिस्टम में जाया नहीं होगी, वहां पर क्या चीज बन जाएगी, एटीपी फ्रॉम दिस। ठीक हो गया जी। तो यहां पर अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच गए। क्यों यहां पर आए, क्योंकि यहां से भी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए थे, उसकी डेफिशिएंसी को पूरा कर दिया। यहां पर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नहीं हुई, ये पीछे मैं बता चुका हूं। सो इवेंचुअली 2 इलेक्ट्रॉन गए इसके पास, और अब फोटो सिस्टम 1 की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। हर फोटो सिस्टम में उसकी एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। यहां पर सबसे पहले यहां पर कौन है, फेराडॉक्सिन, उसके पास इलेक्ट्रॉन गए। जब उसके पास इलेक्ट्रॉन गए तो फिर से क्या चीज हो गई, उसकी क्या हो गई, जो रिसीव करेगा उसकी रिडक्शन और जो देगा उसकी ऑक्सीडेशन। फिर यहां से वो इलेक्ट्रॉन किसके पास गए, एक एंजाइम के पास जिसका नाम क्या है, NADP रिडक्टेज। नाम खुद बता रहा है कि ये किसकी रिडक्शन का रिस्पॉन्सिबल होगा, NADP की। और यहां पर आप देख रहे हैं कि जब NADP की रिडक्शन हुई तो क्या चीज बन गई, NADPH, अनदर एनर्जी मॉलिक्यूल। सो यही तो चीज हमने पढ़ी थी लाइट रिएक्शन के हवाले से, कि लाइट रिएक्शन में कौन से एनर्जी मॉलिक्यूल बनते हैं, ATP बनता है और NADPH बनता है। ठीक हो गया। अब जरा आप लोगों को यह भी याद रखना है, प्लास्टोक्विनोन है, प्लास्टोसायानिन है, फेराडॉक्सिन है, ये तमाम चीजें याद रखनी है। इसको जी स्कीम भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये सारा प्रोसेस हो किधर है, सारा प्रोसेस हो किधर है, थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन में। कहां पर हो रहा है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास एक एमसीक्यूज आ गया बेटा, अभी जो पढ़ाया अब उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं कि ये जो नॉलेज आपने पढ़ा वो कैसे अप्लाई हो सकता है, ठीक है ना। चलें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑफ लाइट रिएक्शन विल बी एट लोएस्ट एनर्जी लेवल, प्लास्टोक्विनोन, शाबाश शाबाश, बिल्कुल ठीक, प्लास्टोसायानिन। देखो ना, उसी से एमसीक्यूज बनकर हमने देख लिया। चलें जी, अब आते हैं साइक्लिक फास्फोराइलेशन में। क्लियरली आपको बता चुका हूं कि साइक्लिक फास्फोराइलेशन में सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है, फोटो सिस्टम 1। और इसकी रीजन आप लोगों को एक सिंपल से वे में बताई कि ये उस वक्त होगा, शिफ्ट कब होगा, जब ऑलरेडी NADPH की एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा है। तो जस्ट टू मेक द ATP, तो इसमें अब क्या करना है, फोटो सिस्टम 1 होगा, फोटो सिस्टम से 1 की एक्साइटेशन, यहां पर ऑक्सीडेशन होगी, यहां पर क्लोरोफिल की, इलेक्ट्रॉन्स गए और वो इलेक्ट्रॉन्स किसके पास आ जाएंगे, आएंगे फेराडॉक्सिन के पास ही। लेकिन अब इसको आगे एंजाइम के पास नहीं भेजा गया, NADP रिडक्टेज के पास, बल्कि अब इसके किसको भेजा गया है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, और फिर किसके पास, प्लास्टोसायानिन के पास। और इवेंचुअली ये 2 इलेक्ट्रॉन वापस अपनी स्टेट पर आ गए और यहां पर क्या चीज प्रोड्यूस हो गई, ATP प्रोड्यूस हो गई। ठीक है बेटा। सो साइक्लिक फास्फोराइलेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या, ATP प्रोड्यूस होता है। सॉरी, दोबारा बोलिएगा। बेटा ATP तो रिलीज नहीं होगी ना, एनर्जी की बात है। एनर्जी बेटा हमेशा जब अपनी, लेट मी एक्सप्लेन समथिंग, कि अगर बेटा आप देखें जब भी शिफ्ट होता है सबसे ज्यादा रिलीज कहां पर होगा, जब वो नियर टू ग्राउंड स्टेट होगा। नियर टू ग्राउंड स्टेट पर क्या चीज मौजूद है, प्लास्टोसायानिन। और ये साइटोक्रोम और इसके बिटवीन यहां पर देख रहे हो कितनी बड़ी उसने एक शो की है एनर्जी रिलीज, ठीक है ना। तो यहां पर है। अच्छा, एक चीज आपको मैं आगे जाकर केमियो ऑस्मोसिस में समझाऊंगा कि यहां पर जो पैटर्न आपने इसमें पढ़ा है वो किस तरीके से आपने समझना है। बेसिकली ये तो एक बड़ी सिंपल सी अरेंजमेंट दिखाई थी ना इसके अंदर। ओके जी,
the splitting up of water molecule into two hydrogen ion and an oxygen atom by light is known as ionization of water. Delta option. First step in non-cyclic photophosphorylation is option A, photo excitation of electron पहला step है. ओके जी, केमियो ऑस्मोसिस. मैं बार बार आपको एक चीज बोल रहा था कि बेटा ये जो नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन है ये कहां पर हो रहा है? थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन. अच्छा, मैं बड़ा सिंपल सा अक्सर ना ये चीज कह रहा होता हूं, चलो याद करने के लिए कि मेम्ब्रेन ऑफ थैलाक्वाइड अगर यूज हो रही है, द प्रोसेस दैट यूजेस द थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन टू कपल रिडॉक्स रिएक्शन टू ATP production. This is the basic definition. तो ये क्या चीज है? केमियो ऑस्मोसिस. चाहे साइक्लिक हो चाहे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो, द मैकेनिज्म फॉर ATP सिंथेसिस इज केमियो ऑस्मोसिस. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? केमियो ऑस्मोसिस. और ये प्रोसेस में क्योंकि मेम्ब्रेन इस्तेमाल हो रही है इसीलिए इस टर्मिनोलॉजी को याद रखना. और यहां पर मूवमेंट ऑफ आयन भी होगी. यस, वो कैसे होती है वो भी समझ लेते हैं. चलें डायाग्राम पर चलते हैं. ये स्टेटमेंट्स तो आप माशाल्लाह बुक से भी रीड कर लेंगे. हम चलते हैं जरा डायाग्राम पर ताकि हम उसको अच्छे से सीख लें. जरा गौर से देखें. पहले तो बताएं डायाग्राम आपको नजर आ रही है? क्यों बेटे नहीं नजर आ रही? बेटा डिम है. अच्छा, वर्ड्स को छोड़ दें, वो मैं कर लूंगा, लेकिन आपको ये तो पता चल रहा है ना कि ये कोई मेम्ब्रेन है. कैसे पता चल रहा है कि यहां पर फास्फोलिपिड्स आपको नजर आ रही हैं और उनमें प्रोटीन्स स्ट्रक्चर्स एम्बेडेड हैं? ये तो नजर आ रहा है ना? ओके, चलें अब कहानी आसान कर देता हूं. ये सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट था. क्लोरोप्लास्ट में से मैंने एक थैलाक्वाइड को जरा मैग्नीफाई किया हुआ है और यहां पर आपके सामने मैंने क्या मेंशन कर दिया है? दिस इज द मेम्ब्रेन. ये क्या चीज है? थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन है. अच्छा, थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन के एक तरफ क्या चीज लोकेटेड है? स्ट्रोमा. प्यारे बच्चों समझ लो, ये आपके पास व्हाट इज दिस? दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट. और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पास इस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं ना जिनको हम थैलाक्वाइड कहते हैं. अब इसकी मेम्ब्रेन को अगर हम बड़ा करके देख रहे हैं तो वो ये है. ठीक है, अब इस मेम्ब्रेन के आउटसाइड यहां पर क्या चीज है? ये क्या चीज है? स्ट्रोमा है ना. और थैलाक्वाइड के अंदर वाली स्पेस को मैंने आपको क्या बताया था? क्या कहते हैं? ल्यूमेन कहते हैं. तो चलें, ये बात अब आपको क्लियर हो गई. अब इसी तरह यहां पर देखो हो क्या रहा है कि इस थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन के अंदर वो सिस्टम्स मौजूद हैं. कौन कौन से सिस्टम्स? सबसे पहले देखो फोटो. जी बेटा ओके बेटे, मैं दोबारा से करवा देता हूं, नो इशू. जी जी, मैं डायग्राम से बता देता हूं आपके सामने. ये क्या चीज है बेटा? दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट. और बेटे इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपके पास ये क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. इनको क्या कहते हैं? थैलाक्वाइड कहते हैं. इस थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन होगी ना बेटे? ओके जी. इसके बाहर ये वाला जो पोर्शन है इसको हमने पढ़ा था, क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं. और थैलाक्वाइड की अंदर वाली स्पेस को क्या कहते हैं? थैलाक्वाइड ल्यूमेन या स्पेस. ठीक हो गया बेटा. अब उसी को मैग्नीफाई किया हुआ है, इधर हमने ना उसी को मैग्नीफाई किया हुआ है. अब जरा गौर से देखो, इस थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन में आपके सिस्टम्स मौजूद हैं.
फोटो सिस्टम 2 मौजूद है, फोटो सिस्टम 1 मौजूद है, और फिर उसके साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मौजूद है। अब होता क्या है कि जब फोटो सिस्टम 2 के पास लाइट आती है तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हुए थे बेटे, एक्साइट हुए थे। जरा उसी पॉइंट को, नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन को जहन में लेकर आओ। जब वो दो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए और वो मूव कर रहे थे किसके पास, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो सबसे पहले किसके पास गए थे इलेक्ट्रॉन, प्लास्टोक्विनोन के पास। किसके पास, प्लास्टोक्विनोन के पास। अच्छा, वहां से इलेक्ट्रॉन किसके पास गए थे, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। तो मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जब भी हायर से लो की तरफ आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और जो एनर्जी रिलीज होती है उसको सिस्टम जाया नहीं करता, ठीक है ना, वो जाया नहीं करता। तो फिर क्या करता है, जरा गौर से देखिएगा। इधर स्ट्रोमा में प्रोटॉन्स मौजूद हैं। स्ट्रोमा में क्या मौजूद है, प्रोटॉन्स। उन प्रोटॉन्स को बाय यूजिंग द एनर्जी कहां पर शिफ्ट किया जाता है, थैलाक्वाइड ल्यूमन में। कहां पर शिफ्ट कर दिया जाता है, और यहां पर पहले ही से प्रोटॉन्स बहुत मौजूद होते हैं। आपको पता है यहां पर प्रोटॉन्स पहले से ज्यादा क्यों मौजूद होते हैं बेटा, आपको पीछे, शाबाश, यहां पर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रही थी। अभी तो पीछे बताया था, चीजों को ज़हन में रखा करो बेटा। मैंने बोला था कि यहां पर जो एंजाइम है जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को करता है वो इनर साइड ऑफ थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन में मौजूद होता है, और वहां पर जब स्प्लिटिंग करेगा तो वहां पर प्रोटॉन्स सबसे ज्यादा अक्यूमुलेट कहां पर है, ल्यूमन में। और यहां पर जो स्ट्रोमा है वहां पर प्रोटॉन क्या है, कम है। तो जरा देखो, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था ना, तो जब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है तो एनर्जी खर्च होती है। वो एनर्जी कहां से आई थी, वो इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी रिलीज हुई थी ना, जब वो हायर से किधर जा रहा था, लोअर की तरफ, तो वो एनर्जी यूज हुई, और वो एनर्जी यूज करते हुए वो प्रोटॉन स्ट्रोमा से किस में आ गया, ल्यूमन में। अब ये जो प्रोटॉन्स हैं इवेंचुअली ये यहां पर इकट्ठे होते जा रहे हैं। अब आगे आपको पता है फोटो सिस्टम 1 के जरिए से यहां पर आगे जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो NADPH भी बन जाता है। लेकिन ATP कैसे बन रही है, ATP, तो जरा देखो, इसी मेम्ब्रेन के अंदर ना एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है, ATP सिंथेज। वो ATP सिंथेज एंजाइम जो है उसमें एबिलिटी है कि वो पंप कर सकता है किस चीज को, वो प्रोटॉन्स को जो कि किसके अंदर मौजूद हैं, ल्यूमन में। और उस प्रोटॉन्स को वो मुझे बताओ एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करेगा स्ट्रोमा की तरफ या पैसिवली, पैसिवली। वो पैसिवली क्यों करेगा बेटा, क्योंकि यहां पर ज्यादा थे प्रोटॉन्स, यहां पर प्रोटॉन्स क्या थे, कम थे। तो जब ये होगा तो इन प्रोटॉन्स में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इवेंचुअली यूटिलाइज हो जाती है किसके अंदर, इन द मेकिंग ऑफ ATP। सो इवेंचुअली यू सी कि इस मेम्ब्रेन को यूज किया और यहां पर मूवमेंट ऑफ आयंस भी हुई है, क्योंकि मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट ऑफ आयन हुई है, इसीलिए इधर टर्म यूज की गई ऑस्मोसिस। और क्योंकि बने क्या हैं, केमिकल्स, कौन कौन से केमिकल यूज करके बने इस मेम्ब्रेन को, ATP और NADPH। तो इस पूरे प्रोसेस को आप अपने समझने के लिए अब लेकर आ सकते हैं कि ये वर्ड क्या हो गया, केमियो ऑस्मोसिस। अब बताओ स्ट्रोमा में क्या चीज अक्यूमुलेट हो गई है, जल्दी से बताओ। स्ट्रोमा में दो चीजें अक्यूमुलेट हो गई, वन इज ATP एंड अदर थिंग इज, और यही वो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने अब खर्च होना है किस प्रोसेस में, डार्क रिएक्शन में या केल्विन साइकिल में, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होगी और क्या चीज बनेगी, कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे। ठीक है, चलें जी, यहां तक पॉइंट्स क्लियर हैं आपको? जी बेटे, वेलकम बैक अगेन बेटा। अब हम बात करेंगे किस चीज के बारे में, डार्क रिएक्शन के बारे में।
बेटा मुझे एक चीज तो बताएं, क्या ये डार्क रिएक्शन रात में होता है या दिन में होता है? जी, कौन बताएगा? डार्क रिएक्शन दिन में हो रहा होता है या रात में होता है? एनी वन ऑफ यू? इतनी सुम्मुन बुकमुन कैफियत क्यों है? आई नीड अ वेरी सेंसिबल आंसर, ठीक है? जस्ट आंसर नहीं, विद एक्सप्लेनेशन आई नीड कि कोई मुझे इस चीज को बताएगा है। कम ऑन, किधर गया माइक? लावारिस हो गया माइक। किस वक्त होता है बेटा? दोनों टाइम। ओए होए होए, मतलब लाइट में भी हो सकता है, डार्क में भी। सिर्फ लाइट जो है डायरेक्ट, जो डार्क है वो डायरेक्टली लाइट इंटरेक्ट नहीं कर रही होती, इसलिए दोनों टाइम्स में हो सकता है। दोनों टाइम में हो सकते हैं। अच्छा, और कोई बताए? बस जी, सर डे टाइम में भी होता है और नाइट टाइम में भी होता है। अगर एटीपी और एनएडीपी प्रेजेंट होंगे तो दोनों टाइम में हो सकता है। अच्छा सही। अच्छा जरा मुझे थोड़ा सा लिंक बैक करते हैं। जरा मुझे एक बात बताएं, ये डार्क रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ये किसकी फेज है? ये किसकी सेकंड फेज है? फोटोसिंथेसिस बेटे आप पौधों को रात में करते हुए देख लेते हैं? तो फिर ऐसा तो ना बोलें कि फिर डार्क रिएक्शन में डार्क लफ्ज आ गया तो ये रात को होना शुरू हो जाएगा। इसको आपको लास्ट टाइम भी बताया था, इसको डार्क रिएक्शन इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ लाइट नहीं होती, डायरेक्ट वे में लाइट नहीं पार्टिसिपेट कर रही। सिर्फ इसमें हम उन मॉलिक्यूल्स को यूज करते हैं जो फर्स्ट फेज में, जिसको लाइट रिएक्शन कहते हैं, उसमें बनाए गए होते हैं। मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूं कि आपके पास लाइट रिएक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ लाइट है। लाइट रिएक्शन में क्या है बेटा? डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ लाइट है। और हम सिंपली क्या कर लेते हैं, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं एटीपी में और NADPH में। अब जरा बताओ, ये एनर्जी मॉलिक्यूल किसकी महरूने मिन्नत बने? सोलर एनर्जी में। इसमें डायरेक्ट एनर्जी इस्तेमाल हुई, जबकि डार्क रिएक्शन जो होता है, जिसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं, एंड इट इज द सेकंड फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस। एज यू नो, फोटोसिंथेसिस हैपेंस इन द डे टाइम, सो डार्क रिएक्शन भी कब होगा? डे टाइम में। बट इसमें क्या होगा कि एटीपी और NADPH यूज होंगे फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में, या इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मोर बेटर वर्ड इज, बेटा जब हम ये कहते हैं फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि जो उसकी नेचर है ना इनऑर्गेनिक वाली, उसको हम अब किस में शिफ्ट करेंगे? बाय यूजिंग दीज एनर्जी मॉलिक्यूल इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म, एंड दैट ऑर्गेनिक फॉर्म यू नो वेरी वेल इज अ ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। सो अब इस चीज को भूलना नहीं है। रेस्पायरेशन एक प्रोसेस है जो दिन में भी होता है और रात में भी होता है। सो डार्क रिएक्शन किधर होता है? और उसकी रीजन, यहां पर जितने भी एंजाइम हैं वो अवेलेबल होते हैं इस प्रोसेस को करने के लिए। चलें, सो
Dark reaction take place in the stroma of the chloroplast. Energy of these compound is used in the formation of carbohydrate from carbon dioxide. और आपको पीछे थैलाकोइड वाले प्रोसेस को जब अभी समझाया तो मैंने दिखाया भी था कि स्ट्रोमा में ही वो दोनों चीजें बन रही हैं. चलें, सो यहां पर कितनी फेजेस होती हैं डार्क रिएक्शन की, जरा जल्दी से देखते हैं. तो बेटा 3 फेजेस होती हैं डार्क रिएक्शन की. द फर्स्ट फेज इज fixation of the carbon dioxide by using the enzyme Ribisco. Then the second phase is the reduction phase and eventually we go for the regeneration process जिसमें again हम उस cycle के start की तरफ आ जाते हैं. Let's see, start with करते हैं एक MCQ से ताकि आपने जो चीज़ें FSC level पर पढ़ी थी वो जरा recall हो जाएं. Which one is the carbon dioxide acceptor? वाटर, क्लोरोफिल, कैरोटेनॉइड्स या रबिस्को? रबिस्को. बेटा याद रख लीजिएगा, रबिस्को एक एंजाइम है और ये एक ऐसा एंजाइम है जिसके पास 2 एक्टिव साइट्स होती हैं. एंजाइम जिसकी एवोल्यूशन इस तरह से हुई है. मेरे वर्ड्स को ना लिखा करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं. ये वो वर्ड्स हैं जिसको अगर सुनकर मेंशन कर लिया करोगे तो आपको बुक की जरूरत कम से कम पड़ेगी, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि बुक के अराउंड चीजों को रखूं और आपको जल्दी से चीजें याद हो जाएं. रबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जिसके पास कितनी एक्टिव साइट्स हैं? 2 हैं. और ये इस तरह से इवॉल्व हुआ है कि अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो ये उसकी फिक्सेशन करके क्या प्रोसेस कर लेगा बेटा? ये डार्क रिएक्शन, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. अगर ऑक्सीजन है तो उसके साथ रिएक्शन करके ये कौन से प्रोसेस की तरफ चला जाता है? फोटो रेस्पायरेशन. आप लोगों ने पढ़ा है ना फोटो रेस्पायरेशन, जिसमें यही एंजाइम होता है लेकिन वो किसकी फिक्सेशन कर रहा होता है? ऑक्सीजन की. ठीक है. और एक चीज और याद रखना, रबिस्को एंजाइम जो है ये 2 एक्टिविटीज कर सकता है. इट कैन एक्ट एज ऑक्सीजनेज एज वेल एज कार्बोक्सिलेज. एक ऐसा एंजाइम जो क्या कर सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन कर सकता है एज वेल एज ऑक्सीजन की भी फिक्सेशन कर सकता है, और ये डिपेंड करेगा कंडीशंस के ऊपर. ओके जी, ये थोड़ा सा रिलेट करना जरूरी था. ओके जी, सो हियर इज अ साइकिल विच इज नोन एज केल्विन साइकिल. इसको कोई और पाथवे भी कहते हैं, C3 पाथवे कहते हैं. सो स्टार्ट करते हैं बेटा. यहां पर सबसे पहले इनपुट हो रहा है कितनी चीजों का? 3 कार्बन डाइऑक्साइड का बाय यूजिंग द रबिस्को एंजाइम. और इसका किसके साथ रिएक्शन इन्वॉल्व होगा? एक 5 कार्बन शुगर है जिसको हम क्या कहते हैं? राइबोलोज बिसफॉस्फेट. अब बेटा ये जो राइबोलोज बिसफॉस्फेट है, ये लफ्ज याद रखिएगा, बिस में और बाय में क्या फर्क होता है? अगर एक ही कार्बन के ऊपर 2 चीजें लगे, जैसे इस केस के अंदर मैंने एक ही कार्बन के ऊपर भी फास्फोरस लगा दिया और नीचे भी लगा दिया, तो डेट इज नाउ बायफॉस्फेट. ये क्या होएगा अब? बायफॉस्फेट. बट अगर हम यूं कर दें, नाउ वी हैव 2 कार्बन एंड द सेपरेटली वी पुट फॉस्फेट हियर, तो अब इसके लिए हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं बिसफॉस्फेट. सो यू सी हियर कि यहां पर 5 डॉट्स लगे हुए हैं. ये 5 डॉट्स किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं? कार्बन्स को. 5 कार्बन शुगर है, एक फास्फोरस उसके कार्बन 1 पर है और एक उसके कार्बन नंबर 5 पर है. ठीक है ना, इसलिए इसका नाम क्या है? ठीक हो गया बेटा. अच्छा, इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं? इसके 3 मॉलिक्यूल्स हैं. सो हमने कितने मॉलिक्यूल, जरा प्लीज चीजों को याद रखना. 3 मॉलिक्यूल हमने इसके लिए, 3 मॉलिक्यूल हमने किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड के. ठीक है. इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हमारे पास जो प्रोडक्ट पहली बनती है
अगर आपने बुक को रिकॉल किया हो तो आपको पता है यहां पर 3 मॉलिक्यूल बनेंगे किस चीज के, एक इंतहाई अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा, एक इंतहाई अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा जिसमें कितने कार्बन होंगे, 6 होंगे। और इस 6 कार्बन कंपाउंड के कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहां पर, 3 बनेंगे। प्यारे बच्चों पहला स्टेप क्लियर है, 3 मॉलिक्यूल राइबोलोज बिसफॉस्फेट के और 3 किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के जब आपस में मिलेंगे तो जो पहला प्रोसेस होगा उसके अंदर क्या बनेगा, एक 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा। और इस 6 कार्बन कंपाउंड के कितने मॉलिक्यूल होंगे, 3 बनेंगे। और ये इंतहाई अनस्टेबल होता है। परेशान ना हो, मैं इधर कर देता हूं, आप तो जल्दी से, आपकी शक्लों से पता चल रहा था आप इस पॉइंट को गेट नहीं कर पाए। मैं इसको बेटे ऐसे लिख देता हूं, आपको पॉइंट समझ आ गया बेटा। ये 3 मॉलिक्यूल मैंने कितनी दफा लिखे हैं, है ना, 3 दफा लिख दिए ना। और इनमें कितने कार्बन मेंशन किए हैं हर एक में, ओके जी बेटा। स्टेबल है या अनस्टेबल? बेटा ये इंतहाई अनस्टेबल होता है, इंतहाई अनस्टेबल होता है 6 कार्बन कंपाउंड। और जब ये टूट जाएगा, ये स्प्लिट हो जाएगा, तो अब जरा मुझे बताओ, इनके यहां से स्प्लिट होने पर 3 कार्बन कंपाउंड की प्रोडक्शन होगी ना, जैसे यहां से। इसमें कितने कार्बन है, इसमें कितने हैं, जितने भी बन रहे हैं उनमें 3 ही कार्बन है ना बेटा आफ्टर द स्प्लिटिंग। तो जरा बताओ ये 3 कार्बन वाले कितने मॉलिक्यूल बन बैठे हैं अब यहां पर, 6 मॉलिक्यूल। और इसका नाम यहां पर आपको नजर आ रहा होगा, डेट इज क्या है, 3-फास्फोग्लिसरेट के 6 मॉलिक्यूल बन गए। सो एवेंचुअली इन दोनों के रिएक्शन पर जो हमारे पास रिजल्टेंट प्रोडक्ट आई है वो 6 मॉलिक्यूल बने हैं किस चीज के, 3-फास्फोग्लिसरेट के। क्लियर है बेटा। अब ये 6 के 6 मॉलिक्यूल्स किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। अब जरा देखो, ऊपर था 3-फास्फोग्लिसरेट, इसका मतलब था उसके कार्बन नंबर 3 पर फॉस्फेट ग्रुप था। अब नीचे क्या है, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट है, इसका मतलब है अब कार्बन नंबर 1 पर फॉस्फेट है। तो वो कहां से आया, वो यहां से आपके पास 6 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी की स्प्लिटिंग होगी और वहां से फास्फोरस जो निकलेगा वो अब कहां पर ऐड हो गया होगा, इन 6 मॉलिक्यूल्स के कार्बन 1 पर ऐड हो जाएगा। अब जरा गौर से देखो क्या है एंड पर, ग्लिसरेट। कुछ चीजों को ना पहचानने के तरीके होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं जिस मॉलिक्यूल के या लफ्ज के एंड पर OL आ रहा होता है तो अमूमी तौर पर हम उसको कहते हैं वो अल्कोहल होगा, जैसे मैथानोल, एथानोल, ग्लिसरोल, OL, ठीक है ना। फिर यहां पर लफ्ज क्या है, 8। मैं अक्सर बच्चों को रिलेट करवाने के लिए बताता हूं, बेटा एसिटिक एसिड और एसीटेट में क्या फर्क है, समझने के लिए। हाइड्रोजन नहीं ना होगा उसके पास, एसीटेट के पास, ऐसा ही है ना। अब यहां पर देखो ग्लिसरल्डिहाइड नहीं है ऊपर, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट है। इसका मतलब है कि इसकी अगर मैं रिडक्शन कर दूं, इसकी क्या कर दूं, रिडक्शन, तो मेरे पास क्या चीज बन जाएगी, ग्लिसरल्डिहाइड, G3P। तो इसीलिए फिक्सेशन यहां तक हो गई थी। अब अगला प्रोसेस कौन सा है, रिडक्शन। और यहां पर रिडक्शन के नतीजे में हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, G3P। बड़ा आसान सा तुम्हें याद करवाने के लिए समझा दिया है कि यहां पर रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। और रिडक्शन में आपको पता है एडिशन की जाती है किसी चीज में हाइड्रोजन की, तो वो हाइड्रोजन किसी से आना चाहिए ना। तो यहां पर वो कौन देगा, 6 NADPH के मॉलिक्यूल
यहां पर उनकी क्या होगी स्प्लिटिंग, और जो 6 हाइड्रोजन होंगे वो जाएंगे और क्या बन जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। क्लियर है बेटा? अच्छा जरा बताएगा इसमें यहां पर ये जो 6 फास्फोरस है वो कहां से आए हुए हैं? 6NADP की तो समझ आ गई आपको, ये जो 6 फास्फोरस हैं वो कहां से आए हैं बेटा? कंपेयर तो किया करे ना चीजों को। ऊपर 6 मॉलिक्यूल किसके थे? 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट के, नीचे अब क्या है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल हैं? 6। इसका मतलब है जो फर्स्ट कार्बन पर था ना फॉस्फेट वो निकल गया और 6 मॉलिक्यूल्स में से ही निकला है ना, तो 6 मॉलिक्यूल्स के हवाले से उसको हमने यहां पर मेंशन कर दिया। भाई यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। एनी वन ऑफ यू? ओके। अब ये जो 6 मॉलिक्यूल G3P के थे, इनमें से 1 मॉलिक्यूल जो है वो साइकिल को लीव करता है एज अ आउटपुट प्रोडक्ट फॉर फर्दर ग्लूकोज एंड अदर मॉलिक्यूल्स सिंथेसिस या कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। जो रिमेनिंग 5 हैं, 5 G3P, 5 मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, ये किसको रीजनरेट करवाएंगे? 3 मॉलिक्यूल। इनको यूज करके हमने 3 मॉलिक्यूल किसके बनाने हैं? अच्छा जरा मुझे एक चीज बताओ, क्या ये पॉसिबल है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन? ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। मैं समझाता हूं बेटा। ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये बेसिकली कितने कार्बन शुगर होती है? 3। और ये जो राइबालोज बिसफॉस्फेट है, ये कितने कार्बन होती है? 5 कार्बन होती है। अच्छा इसके कितने मॉलिक्यूल्स थे? 5। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितने हो गए? और इसके कितने बनाने हैं? 3। तो 5 को इधर से 3 से मल्टीप्लाई करो तो 15। कार्बन कार्बन वाली बात सेटिस्फाइड हो रही है? और इस प्रोसेस को करने के लिए हाउ मैनी एटीपीज की कुर्बानी देनी पड़ेगी? 3 की। ठीक है। सो दिस इज हाउ द रीजनरेशन इज डन। ओके। सो तीनों फेजेस जो हैं वो हमने कर ली, और ये जो तीनों फेजेस हैं आप लोगों ने याद भी रखनी है। अब जरा जल्दी से इसकी कोई सिंप्लीफाइड इक्वेशन बताएगा? इस पूरे साइकिल की कोई सिंप्लीफाइड इक्वेशन जो तुम लोगों ने पढ़ी हुई हो। 3CO2 6NADPH शाबाश शाबाश। चले मैंने आपके लिए आसानी कर दी। 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 6 NADPH, no ATP, and eventually you get the sugar। फिर ये प्रोडक्ट बनेगी और ये आपके पास सिंप्लीफाइड इसकी इक्वेशन है। टाइम हमारे पास जरा कम है, धूड़ तेज है। ये जो अचानक से योम तकबीर की आई ना हमें छुट्टी, उसने हमें बहुत तंग किया बेटा। मैं तो कह रहा हूं उनकी पिछलों की कज़ा भी देनी पड़ेगी हमें, तो है ना पिछले योम तकबीरों की कज़ा भी देनी पड़ेगी अभी। चलो ऑन द लाइटर नोट ये बात हो गई। अच्छा रेस्पायरेशन बेटा, अब आपका जो फोटोसिंथेसिस था ना वो तो खत्म हो गया। अब अगला प्रोसेस है दैट इज द रेस्पायरेशन। एंड यू नो रेस्पायरेशन पौधों में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, ये दिन में भी होता है, रात में भी होता है। इज अ केमिकल प्रोसेस बाय विच ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड से क्या मुराद है? एनर्जी रिच कंपाउंड्स। आपको अब पीछे फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन को रिकॉल करो तो हमने वहां पर पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड एक एनर्जी पुअर कंपाउंड है। बनेगा क्या फोटोसिंथेसिस के एंड पर? एनर्जी रिच कंपाउंड। तो अब इस एनर्जी रिच कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं।
इनको आपने तोड़ना है और इससे मैक्सिमम यूजेबल एनर्जी लेनी है, वो एनर्जी बनानी है जिसको लिविंग सिस्टम्स यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। रेस्पिरेशन की कितनी टाइप्स होती हैं? द वन इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसके लिए अदर टर्मिनोलॉजीज जो हम यूज करते हैं, दैट इज द ब्रीदिंग, दैट इज वेंटिलेशन। other terms for the external respiration, these are the, okay, it's just the exchange of gases. okay, cellular respiration की जब हम बात करेंगे तो that is mean now the respiration is done at the level of cell and it is a biochemical process, and biochemical process जिसमें enzymes की utilization होगी और स्टेप बाय स्टेप इसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के बाद इवेंचुअली यू गेट ह्यूज अमाउंट ऑफ यूजेबल एनर्जी। ठीक है जी। सो रेस्पिरेशन की सिंपल सी इक्वेशन मैंने आपके सामने लिख दी है, दैट इज द टोटली ऑपोजिट ऑफ योर फोटोसिंथेसिस। एंड यू नो वेरी वेल कि रेस्पिरेशन में जो रिएक्टेंट हैं वो फोटोसिंथेसिस की क्या होते हैं? प्रोडक्ट। और इसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रही होती है, यहां पर इवेंचुअली जाकर आगे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि क्या चीज आएगी, वही रिएक्टेंट बन रहे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में होते हैं। रिकॉल करना है कंपनसेशन पॉइंट को, वो आप लोगों का याद होना चाहिए आपको। खैर, रेस्पिरेशन को अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या चीज है? ग्लूकोज को तोड़ना है, और यहां पर ग्लूकोज को जब तोड़ेंगे तो एंड प्रोडक्ट ऑफ द ग्लूकोज, जब हम स्टेप बाय स्टेप इसको लेकर जाएंगे तो यू गेट द पायरोवेट। और ये पायरोवेट जो है उसके कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं? 2 बनते हैं। सो ये आपके सामने है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कौन कौन से स्टेप्स होते हैं रेस्पिरेशन में, तो बेटा इसमें सबसे पहला तो है स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज। रिमेंबर दिस पॉइंट कि ग्लाइकोलाइसिस दोनों में होगी, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो। चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो या क्या हो, एनारोबिक, दोनों केसेस में ग्लूकोज की स्प्लिटिंग डन होनी है और पायरोवेट बनना है। उसके बाद आगे चीज होगी विद ऑक्सीजन या विदाउट ऑक्सीजन। अगर विद ऑक्सीजन होगा तो ये चीजें चलेंगी, जिसमें पायरोवेट किसमें जाएगा? फर्दर एसिटाइल को ए, मतलब पायरोवेट की क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन, और क्या बन जाएगा? एसिटाइल को ए, जो कि लिंक रिएक्शन है, विच इज लिंक रिएक्शन जो हम लोग यहां पर पढ़ते हैं बिटवीन द ग्लाइकोलाइसिस एंड द क्रेब्स साइकिल। फिर क्रेब्स साइकिल से आगे जो है हम उन मॉलिक्यूल्स को भी तोड़ेंगे जो क्रेब्स साइकिल में बने, उसको रेस्पिरेटरी चेन कहते हैं। फिर विदाउट ऑक्सीजन में आपके पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात होती है। इसको जरा देख लीजिएगा, ये पॉइंट्स आपने कोशिश करने हैं, एक दफा बुक से जरूर गो थ्रू कर लेना है। जी बेटा, कुछ कहा आपने? यस, यू कैन से दैट इज हैपेंस एट द सेल इंटरनल लेवल ना, क्योंकि उसमें जो सबसे पहला प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस का, वो किधर होता है? कहां होता है? ना करो, खुदा का खौफ करें। ओह यस, साइटोसोल में, सोलेबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म कहते हैं ना उसको। द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ द ग्लूकोज ट्रांसफर्ड इनटू द एटीपी ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इज कितनी? 2%। शाबाश। माइटोकॉन्ड्रिया का रोल समझ लेना कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, यहां पर आपका मेन प्रोसेस होता है इसके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, जहां पर एंजाइम्स मौजूद होते हैं फॉर द क्रेब्स साइकिल। और यहां पर ये आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया में, अब इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है उसके बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स होती हैं, फिर उस इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर्शन होता है उसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें राइबोसोम होता है, जिसमें इसका अपना जाती डीएनए होता है, और वो तमाम एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, जो कि किस प्रोसेस के लिए जरूरी होते हैं? फॉर द क्रेब्स साइकिल। क्लियर है? सो ये पॉइंट याद रखना है। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या चीज प्रोड्यूस हो रही होती है?
एटीपी विच इज द एनर्जी करेंसी। एटीपी का क्या रोल होता है उसके पॉइंट्स याद रखना। इट इज द मेन एनर्जी सोर्स फॉर द बायोकेमिकल प्रोसेसेस, जिसमें आपके पास कौन कौन से हैं, सिंथेसिस ऑफ द मोर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स करनी है तो एटीपी जरूरी है। सिंपल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाने हैं एटीपी यूज करनी पड़ेगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, एटीपी यूज करनी है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो एटीपी यूज होनी है। नर्व कंडक्शन होनी है तो एटीपी यूज होनी है। तो ये सारी जगहों पर एटीपी इस्तेमाल होती है। एमसीक्यूज देखिएगा, द एटीपी मॉलिक्यूल इज नॉट यूज्ड बाय सेल एज सोर्स ऑफ एनर्जी इन, कहां पर यूज नहीं हो रही एटीपी इनमें से, शाबाश, पैसिव ट्रांसपोर्ट में नहीं हो रही। क्लियर है जी? ओके जी। सेलुलर रेस्पिरेशन के जल्दी जल्दी से स्टेप्स देखिए। ग्लाइकोलिसिस, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल जिसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। लिख लो नाम, क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल विच इज एब्रीवेटेड एज अ TCA। और इसको TCA या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि क्रेब्स साइकिल में जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनती है वो आप लोगों ने याद रखनी है। उसमें कितने कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं? 3 होते हैं, इसलिए उसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। रेस्पिरेटरी चेन है। ग्लाइकोलिसिस का लिटरल मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लाइकोलिसिस? जी जी, बेटा उस पर चलता हूं, पहले ये सवाल कर लें, जब उस पर आऊंगा फिर करेंगे बात, बेफिक्र हो जाएं, सारी चीजें करेंगे। अभी ना तो छोड़ी कुछ, अभी उस पर गए नहीं हम, ठीक है? ग्लाइकोलिसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ क्या चीज? ग्लूकोज। लिटरल मीनिंग है, सॉरी इसका लिटरल मीनिंग, सॉरी ये गलत इसमें मार्क हुआ है, ग्लूकोज होगा, ठीक है? वो आ गया, बल्कि इसमें 2 चीजों को हाईलाइट कर दिया था। ये देखो इस तरह एमसीक्यूज गलत हो जाता है। अच्छा, ऑल द रिएक्शन ऑफ द ग्लाइकोलिसिस टेक प्लेस इन साइटोसोल, साइटोसोल में होता है। ओहो, इसमें ना वो मार्किंग कर दी मैंने 2-2 की ना। चलें जल्दी से जरा देखते हैं ग्लाइकोलिसिस जो होती है उसको अगर हम देखते हैं तो ग्लाइकोलिसिस में सबसे पहले जो मेन चीज है जिसको हमने तोड़ना है दैट इज ग्लूकोज। ठीक है भाई, ग्लूकोज जो है उसको हमने जब तोड़ना है तो इसमें याद रखिएगा इसके 2 फेजेस होते हैं। द वन इज द प्रिपरेटरी फेज एंड द अदर इज ऑक्सीडेटिव फेज। जो प्रिपरेटरी फेज होती है उसका नाम ही इसलिए प्रिपरेटरी रखा गया क्योंकि उसमें हम ग्लूकोज को प्रिपेयर करते हैं इस हवाले से। सो आपके पास सबसे पहले है ग्लूकोज, और आपके पास ये जो ग्लूकोज है ये कितने कार्बन होता है? ठीक है, अब इस ग्लूकोज को हम बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम, याद रखना हर स्टेप में एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। मैंने उनके नाम यहां पर मेंशन कर दिए हैं। आपकी पीटीबी की बुक में तो नाम मेंशन नहीं है, लेकिन आपकी सहूलत के लिए इनके मैंने नाम मेंशन कर दिए हैं। नाम सबसे पहले देखो, हेक्सोकाइनेज। हेक्सो का मतलब होता है 6, काइनेज द एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के हवाले से? एडिशन ऑफ फास्फोरस के हवाले से। ठीक है, इस ग्लूकोज के अंदर सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ, इसके कार्बन नंबर 6 पर क्या चीज ऐड हो गई? फास्फेट ग्रुप। और इस प्रोसेस को करने के लिए यहां पर एटीपी की स्प्लिटिंग हुई और एटीपी किस में कन्वर्ट हो गया? एडीपी में। और ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज 6 फास्फेट में, और इसके कार्बन नंबर 6 पर फास्फेट ऐड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एंजाइम है, उसका नाम क्या है? नामों को याद रखना, फास्फोहेक्सोआइसोमेरेज। क्योंकि देखो यहां पर ग्लूकोज ने किस में कन्वर्ट होना है? फ्रुक्टोज में। फ्रुक्टोज और ग्लूकोज एक दूसरे के आइसोमर हैं, एक बात। दूसरी बात बेटा जी, यहां पर दोनों में कितने कार्बन होते हैं? 6 होते हैं। और इस एंजाइम ने आइसोमर भी बनाना है और फास्फोरस को भी ऐड करना है, इसलिए इसका नाम क्या है?
फास्फोहेक्सो आइसोमरेज। इसलिए यहां पर भी कितने कार्बन मेंशन किए हैं हमने, अगेन 6 ही किए हैं, और इसके भी 6 कार्बन पर आपको फास्फोरस नजर आ रहा है, और इसको हम क्या कहेंगे, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, इधर एटीपी खर्च करने की जरूरत है नहीं बेटा, यहां पर एटीपी कंज्यूम नहीं हुई, सिर्फ इस वाले स्टेप में हुई। अब जब इसने कन्वर्ट होना है आगे, तो वो किस में कन्वर्ट होना है, फ्रुक्टोज में 1,6 पोजीशन का नाम है। एक फास्फोरस किस पर आ जाएगा, कार्बन नंबर 1 पर, और एक किस पर आ जाएगा, 6 पर। तो क्या वर्ड है, फ्रुक्टोज 1,6, अगेन बिस फॉस्फेट, और यहां पर फिर से एटीपी टूटेगा और क्या बन रहा है, एडीपी, और यहां पर आपके पास फास्फोरस आ गया। ठीक हो गया बेटा। अब ये टूटेगा और इसके टूटने पर आपके पास 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। द वन इज नोन एज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड द अदर इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ऐसा ही है ना बेटा। और आप लोगों ने कहीं पर पढ़ा था चैप्टर 2 में कि ये दोनों जो होते हैं, दे आर द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एज वेल एज रेस्पायरेशन। यहीं पर 2 मिनट के लिए रुकिएगा, इसको जरा वाइप कर लेते हैं और फिर आपसे, जी बेटे वेलकम बैक। अच्छा बेटा, ग्लाइकोलाइसिस के यहां तक आपको जो पॉइंट्स बताए, जो स्टेप्स थे, वो कौन से थे, प्रेपरेटरी फेज। जो अगला प्रोसेस होना है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फेज। और आपने हमेशा याद रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस में जो ऑक्सीडेटिव फेज का आगाज होता है वो किससे होता है, G3P से। ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से नहीं होगा। तो इसमें यहां पर इन्वॉल्व होगा एंजाइम। वो एंजाइम क्या करेगा, जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है उसको भी किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, G3P में। ठीक है, सो इवेंचुअली कितने G3P होंगे यहां पर हमारे पास, कितने G3P हैं बेटा, 2 है ना। बड़ी सिंपल सी बात है, एक तो पहले से ही था, दूसरा जो है हमारा वो कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसका नाम क्या है, G3P स्टैंड्स फॉर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ऐसा ही है ना बेटा। अब ये जो G3P है, इसको हम अगर देखेंगे तो यहां पर इसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी या ऑक्सीडेशन होगी, क्योंकि ये प्रोसेस अब कौन सा शुरू हो रहा है, ऑक्सीडेटिव फेज शुरू हो गई है ना बेटा। कौन सी फेज शुरू हो गई है, ऑक्सीडेटिव। और ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। और यहां से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो किसकी रिडक्शन कर देगा, यहां पर मौजूद NAD की, और वहां से क्या बन जाएगा, NADH। और यहां पर आपको कहीं पर इनऑर्गेनिक फास्फोरस नजर आ रहा है, आपको इनऑर्गेनिक फास्फोरस नजर आ रहा है बेटा, ये वाला जी, यू सी, आपको नजर आया है बेटा इनऑर्गेनिक फास्फोरस। आवाज नहीं आ रही बेटे आप में से किसी की भी, ये म्यूट तो नहीं है, ओके ओके जी। सो ये जो इनऑर्गेनिक फास्फोरस है ना बेटा, ये साइटोसोल से मिलता है, और इवेंचुअली ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अच्छा अब यहां पर कितने बनेंगे, ये 1,3, एक तरफ अगर इधर ये बन रहा है तो इधर भी बनेगा, ठीक है ना, इस तरह से 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट। क्लियर हो गया बेटा। अब यहां पर जो 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट है, इवेंचुअली ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 3 फास्फोग्लिसरेट में। तो यहां पर जब ये 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट से 3 फास्फोग्लिसरेट बनेगा, तो यहां पर ATP की प्रोडक्शन होगी।
ठीक है, फिर 3-फास्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2-फास्फोग्लिसरेट में। और ये पोजीशन ऑफ फास्फोरस चेंज हुई है, कहां पर आ गई, पहले 3 पर थी, अब किस पर आ गई, 2 पर। और ये जो एंजाइम है ना, ये वाला याद रखना है, दैट इज फास्फोग्लिसरेट म्यूटाएज। ये जो एंजाइम है ये रिस्पॉन्सिबल है इस पोजीशनल आइसोमरिज्म को करने के। पोजीशनल आइसोमरिज्म का मतलब क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो जाना, 3 से 2 पर आ गया। और ये करने का मकसद क्या है, ताकि इवेंचुअली जो है वो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है फर्दर प्रोसेस के लिए वो सही तरीके से अवेलेबल हो जाए। 2-फास्फोग्लिसरेट की क्या होनी है, डिहाइड्रेशन। अगर आपसे पूछा जाए भाई ग्लाइकोलाइसिस में किस स्टेप पर डिहाइड्रेशन हो रही है और किसकी हो रही है, 2-फास्फोग्लिसरेट की डिहाइड्रेशन से फास्फोइनोल पायरोवेट बनेगा और फास्फोइनोल पायरोवेट से आगे क्या बन जाएगा, पायरोवेट। अच्छा, इस पूरे स्टेप्स में आपने देखा कि शुरू में एटीपी खर्च हुए, बाद में एटीपी बन गए, ठीक है। यहां पर जो ऑक्सीडेटिव फेज होती है इसको पेज ऑफ फेज भी कहते हैं। पेज ऑफ क्यों कहते हैं, क्योंकि जितना खर्चा पीछे हुआ समहाउ आगे पूरा हो गया। अगर मैं पूछूं पूरे में कितने एटीपी आपने देखे, इस पूरे में 4 एटीपी देखे, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे सवाल ये किया जाए नेट एटीपी बता दो भाई ग्लाइकोलाइसिस में कितने, 2 बेटा, याद रख लेना। अच्छा, मेरे बच्चों ने किसी ने सवाल किया था कुछ, क्या था, क्या लफ्ज था बेटा, जरा बताएंगे क्या पूछ रहे थे उस वक्त आप, जिस पर मैंने कहा था बाद में देखते हैं, क्योंकि मुझे जल्दी थी कि कहीं ये रह ना जाए। बेटा वो ग्लाइकोलाइसिस के लिए कहते हैं, क्रेब्स साइकिल के लिए नहीं कहते। EMF, अच्छा, मैंने कहा वो क्रेब्स साइकिल के साथ तो कोई चीज एसोसिएटेड नहीं है। EMF पाथवे स्टैंड्स फॉर, इसको लिख लीजिएगा, एमडन मेयरहॉफ पाथवे। ये ग्लाइकोलाइसिस के लिए यूज किया जाता है, ये साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है। ठीक हो गया बेटा, जी बेटे। एरोबिक में भी है और एनारोबिक में भी है, दोनों में। कहां से आती हैं, ये कहां पर हो रहा है, ये प्रोसेस हो कहां पर है, साइटोसोल में हो रहा है ना, साइटोसोल में हो रहा है। अच्छा, साइटोसोल के अंदर ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। आप लोगों ने कहीं पर एक लफ्ज पढ़ा होगा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट। उसमें भी तो देखो ना क्या होता है, वो एटीपीज की मदद से ही हो रहा होता है ना। तो ये यहां पर मॉलिक्यूल्स वो वाले भी मौजूद है जिनसे एटीपी बनना है, और एटीपी भी यहां पर मौजूद होता है ताकि इस तरह के रिएक्शंस को फैसिलिटेट किया जा सके। अच्छा बेटा, आप लोगों ने ये भी चीज पढ़ी हुई है कि एटीपी जो है वो एंजाइमेटिक रिएक्शंस को फैसिलिटेट करने के लिए चाहिए। तो ये पूरे का पूरा जो प्रोसेस है ये एंजाइम्स के बगैर तो नहीं ना हो रहा, तो वहां पर एटीपी मस्ट यूज होनी है। अच्छा, मैं ना जल्दी से क्रेब्स साइकिल का एक निमोनिक बता रहा हूं, और ये दोनों से रिलेटेड लेक्चर मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा क्योंकि आपकी फिजिक्स स्टार्ट होनी है। एक निमोनिक याद रखना टू रिमेंबर द स्केच ऑफ क्रेब्स साइकिल। कैन आई कीप स्माइलिंग, कैन आई कीप स्माइलिंग। बेटा उन प्रॉब्लम्स को मेरे से सेपरेटली डिस्कस कर लेना। कैन आई कीप स्माइलिंग फॉर मनी ओनली, ठीक है। ये एक निमोनिक है, एक मुहावरा है जिससे आप याद रख सकते हैं, और इसके अंदर ना पहला वर्ड याद रखना, C स्टैंड फॉर सिट्रेट,
सी सिट्रेट, आई आइसोसिट्रेट, सीक्वेंस याद करवा देगा आपको ये, के अल्फा कीटो ग्लूटारेट, सक्सीनेट, फ्यूमारेट, मैलेट, ऑक्सैलोएसीटेट। ओके चलें बेटा, बाकी दो सब लेक्चर्स की ना मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर देता हूं, आपकी फिजिक्स की क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए ज्यादा। ओके थैंक यू सर। जी टेस्ट होगा बेटा इसका, जी जी बिल्कुल टेस्ट है, इसीलिए तो कह रहा हूं लेक्चर भेजूंगा।